नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमारी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में यह हमारी हिस्ट्री की दूसरी टेस्ट है, जो कि डिकोड एग्जाम की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसमें आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इसमें बताना है मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी को मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जो कि इस्लाम के संस्थापक हैं। इस्लाम के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था। तो सऊदी अरब में स्थित मक्का में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वानों में कौन नहीं है। इसमें से चार दिए गए हैं, इसमें बताना है महमूद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वानों में से कौन नहीं। इसमें बरनी जो है ये इसमें से नहीं है, बाकी बैहाकी, फरुखी, अलबरूनी और भी हैं, फिरदौसी और उतबी, अशजदी, फराबी, उनसुरी और फरुखी, ये सभी आपके महमूद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन गलत है। एक तरफ युद्ध दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं पक्ष। कौन किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है, कौन कौन आपस में लड़े थे। तो बताना ही कौन गलत है, इसमें से कौन गलत है। चलिए पहला ऑप्शन में दिया गया है तराई, ठीक है, तराई का प्रथम युद्ध, तराइन यहाँ पे होगा, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है। पहली बात, इसमें आप पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में, चंदावर का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध बाबर और हुमायूं के बीच नहीं होता है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। चंदावर का जो युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में होता है, चंदावर का। और चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदनी राय के बीच में। तो ऑप्शन इसका जो डी था उसमें चंदेरी का जो 528 में होता है वो बाबर और मेदनी राय के विरुद्ध होता है। आप इसके जो सन है ये भी याद रखिएगा। तराइन का जो युद्ध हुआ था फर्स्ट 1191 में हुआ था, और जो द्वितीय हुआ था वो 1192 में हुआ था, 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन की लालसा थी, ये पहला कथन है। कारण दिया गया है कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य है साम्राज्य विस्तार था। तो इसमें बताना है कौन गलत है। तो इसमें दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। लालसा धन की भी लालसा थी, और मुख्य जो उद्देश्य था एक साम्राज्य विस्तार का भी मुख्य उद्देश्य था मोहम्मद गौरी का, ठीक है। गजनवी जो आया था वो सिर्फ धन की लालसा से आया था, लेकिन जब गौरी आता है तो वो साम्राज्य विस्तार के लिए भी आया था। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शासन की अवधि बतानी है के अनुसार दिल्ली सल्तनत के वंश को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए ये कुछ दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले सबसे पहले जो आया था वो गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश आया था। फिर आया है खिलजी, खिलजी वंश आता है। फिर आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। फिर आता है सैयद वंश। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। तो सबसे पहले आता है खिलजी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोधी। तो तुगलक, खिलजी, सैयद और लोधी, तो लोधी सबसे लास्ट में है। तो लास्ट में आपका यही 4 नंबर है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी इसका हो जाएगा करेक्ट। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, तुगलक, लोधी, सैयद, खिलजी, इसमें क्या बताया गया है। अच्छा शासन की अवधि सॉरी बताया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, शासन की अवधि बताया गया है इसमें। शासन की जो अवधि है, शासन की अवधि कितने दिन तक रहा, ये तो
आए थे, इनका जो शासन का क्रम था वो है, शासन की अवधि इसमें पूछा है। तो शासन की जो अवधि थी वो तुगलक की थी 94, मामलुक की थी 84, लोदी की थी 75, सैयद की 37 और खिलजी की 30 थी। तो इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम खिलजी वंश रहा है शासन टाइम पीरियड में। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो बताना है। पहला कथन है, एकता व्यवस्था, भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का जो श्रेय था मोहम्मद गौरी को, जबकि इसे व्यवस्थित करने का जो ढंग है, प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। बताना है कथन कौन सा गलत है। दूसरा है, इक्तेदार का जो उद्देश्य है इसका इक्ता पर अधिकार वंशानुगत होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इक्ताओं का सर्वाधिक आवंटन किया गया। इसने इक्ताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृत प्रदान की। तो बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपका कथन बी गलत है। क्या है? बी। दूसरा और तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो इसमें बाकी हम व्याख्या देख लेते हैं क्या कहा गया है व्याख्या में। भारत में जो एकता व्यवस्था थी को प्रारंभ करने का जो श्रेय है, एकता व्यवस्था का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो गौरी को जाता है, गौरी को जाता है, जबकि इसे व्यवस्थित करने का जो ढंग है वो इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। एकता प्राप्त करने वाले इक्तेदार को उसके एकता पर अधिकार वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। फिरोज शाह तुगलक के शासन में एकताओं का सर्वाधिक आवंटन किया गया था। इसने एकताओं पर इक्तेदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान की थी, स्वीकृति प्रदान करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताना है कि निम्नलिखित को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इल्तुतमिश, रजिया, मुइजुद्दीन, बहराम शाह और फिरोज शाह रुकनुद्दीन और आराम शाह, इनके कालक्रम देखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, फिर रजिया, मुइजुद्दीन, बहराम शाह आते हैं, फिर अलाउद्दीन, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर के शासन काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? जो बलबन, सॉरी बाबर नहीं था, बलबन के जो टाइम पीरियड था उसमें गुप्तचर विभाग को हम कहते थे बरीद ए मुमालिक। जो बलबन का था, बलबन का टाइम पीरियड था उसमें गुप्तचर विभाग को, जो गुप्तचर विभाग था उसे कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। ठीक, बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी निम्न में से किसकी सेना में एक सैन्य पदाधिकारी था? अलाउद्दीन खिलजी किसकी सेना में था? तो बलबन के सेना में अलाउद्दीन खिलजी एक सैन्य पदाधिकारी था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की माता का नाम क्या था? जो अमीर खुसरो थे उनकी माता का नाम था दौलत नाज तथा दौलत नाज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। माँ दौलत नाज हिंदू राजपूत थी जो बलबन के युद्ध मंत्री इमालुद्दीन मुल्क की पुत्री थी। इमालुद्दीन मुल्क ने राजनीतिक दबाव दबाव उस इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है इसमें कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो यमीन उद दौला ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। बाकी आसिका, किरान ए उस सादेन, आइन ए सिकंदरी, मिफ्ता उल फुतूह, ये सभी किसकी रचनाएं थी? तो खुसरो की थी, अमीर खुसरो की थी, खुसरो की रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने किसने काफिरों का संहारक का की उपाधि धारण की? काफिरों का जो संहारक की उपाधि किसने धारण की? तो चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी उसको उपाधि मिली थी काफिरों का संहारक।
काफिरों का संहारक नामक उपाधि दी गई थी। ठीक, उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वयन करने के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तीन ऑप्शन दिए हैं। राजधानी जो परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और दो आब में कर वृद्धि वृद्धि। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि करी, फिर राजधानी परिवर्तन करी, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो दोआब में कर वृद्धि करी है 1325 से 27 के टाइम पीरियड में। राजधानी परिवर्तन किया है 26-27 में, और सांकेतिक जो मुद्रा का प्रचलन किया है वो 1329 से 1330 के टाइम पीरियड में किया है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था एक डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का जो श्रेय है किसे जाता है? श्रेय जाता है सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था और डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो आपका जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की? दीवान खैरात नामक जो विभाग है उसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ने किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा उल इमाम, खिलाफत उल हक लह आदि की उपाधि भी धारण की थी। किसने? तो मुबारक खिलजी ने धारण की थी। चलिए अगला है क्वेश्चन, ये शासक दिए गए हैं कुछ इसमें चार, और इनका सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए तो इनका देखेंगे जो क्रम है वो कौन सा है। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का जो टाइम पीरियड है वो आपका पड़ेगा 1761 में। ठीक है, चंगेज का टाइम पीरियड है चंगेज खां का 1210 से 1236 तक। बहादुर शाह का है 1837 से 1857 तक। ये लास्ट जो शासक रहे हैं, लास्ट शासक हैं बहादुर शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 1719 से 1748। तो बहादुर शाह सेकेंड सबसे लास्ट रहे, तो सबसे लास्ट आपका इसमें है, तो ये आपके दो आंसर तो कट ही गए। ठीक है, फिर कौन सा है? चंगेज का सबसे स्टार्टिंग में आता है, तो सबसे पहले आपका आंसर दो हो जाएगा, तो आंसर आपका दो सही हो जाएगा, बाकी ये दो कट जाते हैं। चलिए तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इकबाल नामा ये जहांगीरी, इकबाल नामा या जहांगीरी, जहांगीरी किससे संबंधित है? फुतुहात ए आलमगीरी किससे संबंधित है? तबकाते अकबरी किससे संबंधित है? तुगलक नामा किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें बताना है। तो इकबाल नामा या जहांगीरी संबंधित है मुतामिद खां से, मुतामिद खां से संबंधित है। फुतुहात ए आलमगीरी किससे संबंधित है? ईश्वर दास नागर से। तबकाते अकबरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निजामुद्दीन अहमद से। तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो से संबंधित है। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तुगलक नामा अमीर खुसरो से, बाकी आप देख लेंगे उसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही उत्तर है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। ये तो आपका सही है, तो इसी से आप आंसर लगा सकते हैं क्योंकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर नामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, इसमें देख लेंगे आप। तुगलकनामा अभी हमने पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसमें तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, और आलमगीर नामा जो लिखा था वो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था, मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? राविया दौरानी का मकबरा कहाँ है? तो इनका है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। तो दिल्ली गलत हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा लाहौर में, ये भी गलत है। कहाँ है? दिल्ली में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? तो अटाला मस्जिद है जौनपुर में। कहाँ है? जौनपुर में। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में है। ठीक, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और राबिया दौरानी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी जोड़ी सही है। जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। जो शेर शाह सूरी का मकबरा था वो सासाराम में है, ये बिल्कुल सही है। सासाराम पड़ता है बिहार में। ठीक है, बिहार में, ये आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा। बाकी जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, खुलदाबाद। और बीबी का मकबरा है औरंगाबाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका गलत है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बिलग्राम का और चौसा का युद्ध 1539 और 1540 हुमायूं और शेर खां के बीच में दोनों युद्ध लड़े गए थे। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में। इसके बीच में हुआ था? तो शेर शाह और वीरभान के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन सही है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में। आपका यही आंसर आपका सही हो जाएगा। किसके बीच में हुआ था? तो दारा और औरंगजेब व मुराद के बीच में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। दारा और औरंगजेब व मुराद के बीच में। तो दोनों युद्ध एक ही साल होते हैं, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। खजुआ का युद्ध हुआ था 1658 में, औरंगजेब और शाह सूजा के बीच। शाह सूजा के बीच। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन इसमें सही है। चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और खानवा का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, यही आपका कथन सही होगा। बाकी चौसा युद्ध शेर शाह हुमायूं के बीच में। घाघरा युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाकी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन गलत थे, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सूची दो गई है, दो दी गई है, एक तरफ राजवंश दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो निजाम शाही के संस्थापक कौन कौन थे? तो मलिक अहमद थे निजाम शाही के। और चलिए अगला ऑप्शन क्या है? तो अगले ऑप्शन में दिया है आर विडु वंश। आर विडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल। कौन था? तिरुमल। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो थे मूलराज। मूलराज। ठीक है, और होयसल के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही। आरबिडु वंश तिरुमल, और सोलंकी वंश था मूलराज, और होयसल ये याद रखना है। सोलंकी वंश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और होयसल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति था। कौन था? देवभूति। सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। सुंग वंश के जो मुख्य शासक और थे, जैसे पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति। ठीक, अंतिम राजा कौन था? देवभूति था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए जो निम्नलिखित कार्य हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, इबादत खाने की स्थापना की, और मजहर की घोषणा की। चलिए हम लोग देखेंगे इसमें। तो दास प्रथा का जो अंत किया उसने, ठीक है, दास प्रथा का अंत किया है 1562 में। दास प्रथा का अंत किया है 1562 में। इंड ऑफ स्लेवरी।
तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है, पिलग्रिम जो टैक्स था 1563 में किया है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इबादत खाना, जैसे इबादत खाने की जो स्थापना की है 1575 में। मजहर की घोषणा की है 1579 में। तो सभी इसके सीक्वेंस वाइज मिले हुए हैं, तो 1 2 3 इसका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। किला ए कुन्हा नामक मस्जिद जो का निर्माण, किला ए कुन्हा नामक मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह सूरी। किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। ठीक। किला ए कुन्हा, किला ए कुन्हा और रोहतासगढ़ का जो किला और किला ए कुन्हा जो दिल्ली में है, नामक मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो शेर शाह द्वारा किया गया था। शेर शाह द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। इसमें कथन सही कौन सा है? तो निम्बकाचार्य जो थे वह द्वैतवाद से संबंध रखते थे। ये याद रखने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। बाकी हम देखेंगे जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, उससे संबंधित है रामानुजाचार्य। द्वैतवाद से माधवाचार्य संबंधित थे। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैतवाद से निम्बकाचार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली यात्री नहीं था? पुर्तगाली यात्री नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे निकोलो कोंटी, ये पुर्तगाली यात्री नहीं था। ठीक है, ये इटली का यात्री था। इटली का यात्री था। ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, पुर्तगाली यात्री नहीं था, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये पीटर मुंडी जो आया था वो ब्रिटेन से आया था। ब्रिटेन से यात्री आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीटर मुंडी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दीवान इस्तिहाक बलबन या दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपका कथन सही है। ऑप्शन दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो विभाग ये थे, विभाग और जो बनाने वाला सुल्तान था, तो दीवाने कोही जो विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? जो गुलरुखी शीर्षक है उससे जो फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान है वो कौन है? तो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना थी। ये लास्ट गुरु थे, सिख गुरु थे, और इनको 10वें गुरु भी थे। 10वें गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ये लास्ट गुरु भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी का दिन था, आनंदपुर साहिब में की थी खालसा पंथ की स्थापना। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उस किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। नादिरुल अस्र, नादिरुल अस्र जो बनवाया था वो मंसूर ने बनवाया था। और नादिरुज्जम्मा वो अब्दुल हसन। ठीक। ये ध्यान रखना, ये मिलान आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है, उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन असत्य हैं। दोनों कथन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। दोनों कथन असत्य हैं। सही क्या है? सभी धर्मों के जो सार संग्रह के रूप में अकबर ने 1582 में दीन इलाही या दैवीय एकेश्वरवाद नामक मत का प्रवर्तन किया था।
यह कोई नया धार्मिक पंथ नहीं था, बल्कि सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक आचार पद्धति भी थी, जिसके जो प्रवर्तन की प्रेरणा अकबर को मुख्य रूप से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के सुलह कुल या सार्वभौमिक सौहार्द से मिली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक आपका जो व्याख्या की गई है, ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के इबादत खाना का निर्माण क्यों कराया गया था? जो इबादत खाना था, उसका निर्माण क्यों कराया गया था? तो धर्म की जो सत्यता जानने के लिए, धर्म की सत्यता जानने के लिए कराया गया था। धर्म की सत्यता को जानने के उद्देश्य से दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय जो शास्त्र करते थे धर्म का, वो विषयों पर वाद विवाद, तर्क या वितर्क के लिए अकबर ने 1575 में एक इबादत खाना या प्रार्थना भवन का निर्माण कराया था। ठीक है, एक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इबादत खाना की जो स्थापना कराई थी अकबर ने कराई थी, ये ध्यान रखना है। कब कराई थी? तो 1575 ईस्वी में कराई थी। क्यों कराई थी? तो धर्म की सत्यता को जानने के लिए कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अकबर के बारे में क्या गलत है? तो पहला ऑप्शन है, अकबर जाति व्यवस्था का प्रबल समर्थक था, एक खुदाया तथा एक पत्नी की अवधारणा का पालन करने को कहता था, 1562 में दास व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, बाल विवाह पर रोक लगाया था। तो इसमें क्या बताना है आपका? गलत बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, अकबर जाति व्यवस्था का प्रबल समर्थक नहीं था। तो इसमें ठीक है, विरोधी था। यही कारण है कि उसने अपने महल में एक चांडाल को खिदमत राय की उपाधि से भी विभूषित किया था। अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया गया था, मतलब विभूषित कर अंगरक्षक जो उनके थे उनका सरदार बनाया था, किसको? चांडाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 क्वेश्चन है, पढ़िए। शेर शाह की जो भू राजस्व व्यवस्था मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, बिल्कुल सही है। शेर शाह ने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। तो आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंसिफे मुंसिफान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित है। मुंसिफे मुंसिफान। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये शेर शाह के काल में मुंसिफे मुंसिफान वस्तुतः न्याय विभाग से संबंध रखता था। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ज्ञानदेव को बरकरी संप्रदाय का बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, बरकरी संप्रदाय का। ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर को बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने भागवत गीता का सरलीकरण, ठीक है, सरलीकृत संस्करण ज्ञानेश्वरी लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नामदेव, एकनाथ, ज्ञानदेव या रामदास, इनको कालक्रम इनका क्या है हम बताएंगे। तो नामदेव का जो काल है भक्ति संतों का, वो 1270 से 1350 है। ज्ञानदेव का 1275 से 1296 है। एकनाथ का 1533 से 1599 है। तुकाराम का 1598 1650 है। रामदास का 1608 से 1681 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास की जन्म 1532 में 1532 में राजापुर ग्राम में हुआ था। राजापुर जो बांदे जिले में एक राजापुर गांव है, वहां हुआ था। इनका जो पिता था, जो इनके पिताजी का जो नाम था वो आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो रामानंद के शिष्य चैतन्य महाप्रभु रामानंद के शिष्य नहीं थे। बाकी रैदास, कबीर और पीपा ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर, पीपा, रैदास, सेना, धना, ये सभी क्या थे? रामानंद जी के शिष्य थे। अब बताना है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से सही कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है आपका, तबकात नसीरी। ये मिनहाज उस सिराज से संबंधित है, मिनहाज उस सिराज से संबंधित है, आपका सत्य हो जाएगा। तारीख हिंद अलबरूनी से संबंधित है, तारीख हिंद अलबरूनी। तारीख दिल्ली खुसरो से संबंधित है। तारीख मुबारक शाही किससे संबंधित है? यहिया बिन अहमद से, जो सरहिंदी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी से संबंधित है।
तबकात ये नासिरी किससे संबंधित है? तो मिनहाज उस सिराज से संबंधित है, मिनहाज उस सिराज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? सड़क ए आजम गलत है, रहला, महेंद्र वर्मन, मत्स्य विलास, प्रहसन है आपका बिल्कुल सत्य है। सड़क ए आजम जो है वो शेर शाह को कहा जाता है। आईने दहसाला अकबर, रहला इब्न बतूता की, और महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन। ठीक है, सड़क ए आजम शेर शाह, आइन ये दहसाला अकबर, रहला इब्न बतूता, महेंद्र वर्मन जो है मत्स्य विलास प्रहसन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर। सही कौन सा हो जाएगा? तो गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह संस्थापक हैं। बाकी देखेंगे इसमें कौन से संस्थापक हैं। बीजापुर के संस्थापक कौन है? तो यूसुफ आदिल शाह हैं बीजापुर के संस्थापक। और बीदर के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद, और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, और अहमदनगर के मलिक अहमद। ये आपके सही हो जाएंगे। चलिए पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, और जौनपुर में ही है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर में ही है, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, ध्यान रखना है। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1347 में। 1347 में, सॉरी 47 में बहमनी राज की स्थापना होती है। चलो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी इसने। चलो बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला ये अंतिम शासक था। आल्हा उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो आल्हा उदल जो दो सेना नायक, जो प्रसिद्ध सेना नायक हैं थे, वो किसके दरबार में रहते थे? तो आपके परम देव, ठीक है, परमदी परम मर्द देव के बीच में जो दरबार में रहते थे। ठीक, चलिए जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ये ध्यान रखना है। परमार वंश की राजधानी क्या है? तो परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। ठीक, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज संस्थापक था। इसकी राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था राजा भोज था। कविराज की उपाधि से राजा भोज को विभूषित शासक विभूषित शासक था राजा भोज, जो कविराज की उपाधि से, ठीक है, विभूषित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सेन वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना, चंदेल वंश की स्थापना, कौन सा सही है? तो सोन वंश की स्थापना करते हैं सामंत सेन, सेन वंश की स्थापना। बाकी पाल वंश की स्थापना गोपाल करते हैं, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव करते हैं, और चंदेल वंश की स्थापना करते हैं नन्नुक। कौन करता है? नन्नुक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। शिव के उपासकों को क्या कहा जाता था? शिव के उपासकों को क्या कहा जाता था? अलवार संत, नैनार संत, शैव संत, या वैष्णव संत। ठीक है, तो इनको कहा जाता था नैनार संत। ठीक है, नैनार संत कहा जाता था। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक को नैनार संत कहते थे, ये ध्यान रखना है। अलवार कौन थे? तो विष्णु के, और नैनार थे शिव के, ये ध्यान रखनी चीजें। चोल साम्राज्य के सॉरी चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता है मंडलम। चोल साम्राज्य में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था, ध्यान रखना है। चलिए नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था, नाटूर कहा जाता था। तंजौर में राज राजेश्वर का एक
शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। राजराज प्रथम ने बनवाया था राजराजेश्वर का शिव मंदिर। कहाँ? तंजौर में। चलो, अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतदुर्ग था, जिसकी राजधानी मनकिर या मानखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक जो थे वो कृष्ण फर्स्ट थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट से प्रथम शासक थे कृष्ण फर्स्ट, उन्होंने करवाया था। उन्होंने करवाया था। चलिए, जो प्रथम प्रमुख शासक थे, फर्स्ट संस्थापक दंतेदुर्ग थे, वही प्रथम शासक थे, लेकिन प्रमुख शासकों में से एक कृष्ण फर्स्ट थे, उन्होंने करवाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित पल्लव शासकों में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पल्लव शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और नंद वर्मन द्वितीय, इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड क्या था? तो महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड था आपका 600 से 630 तक। नरसिंह वर्मन का टाइम पीरियड था आपका 630 से 668 तक। महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड था 668 से 670 तक। और नंद वर्मन का टाइम पीरियड था 731 से 731 थे और से 795 तक। 731 से 795 तक। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, दंडी लेखक किसके दरबार में रहते थे? दांडी लेखक नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में दंडी लेखक रहते थे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो फाहियान जो आया था यात्री, वो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पीरियड में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में फाहियान आता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में थे। फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आता है। हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, और बाणभट्ट भी हर्षवर्धन के शासन में थे। ठीक, ये ध्यान रखना है। फाहियान कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड, हेनसांग बाणभट्ट भी हर्षवर्धन। ठीक, ये ध्यान रखिए। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जो जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। जोशीमठ, द्वारका और पुरी और श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और जोशीमठ आपका उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें रवि कीर्ति और नरसिंह वर्मन ये सुमेलित नहीं है। बाकी हरिशेण समुद्रगुप्त से संबंधित, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और भवभूत यशो वर्मन से संबंधित है। बाकी आपके सही जोड़े सुमेलित थे। ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? तो हुआ था पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। त्रिकोणीय त्रिकोणीय संघर्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण केंद्र बन गया था। अंततः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। सफलता किसको मिली थी? प्रतिहारों को सफलता मिली थी।
यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में चीनी यात्री हेनसांग ने भारत आगमन किया। अपनी यात्रा भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सी यूकी। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, जो सी यूकी है, सी यूकी ग्रंथ है, वो किसके टाइम पीरियड में लिखा गया? तो हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में लिखा गया। किसने लिखा? तो हेनसांग ने लिखा। ठीक, हेनसांग ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सही है बताना है। सांख्य दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन कापिल कपिल, न्याय दर्शन, यहाँ पे नव्य न्याय दर्शन है कपिल, न्याय दर्शन गंगेश, पूर्व मीमांसा जैमिनी। इसमें से बताना है कौन सा एक सही है। तो आपका पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी के द्वारा लिखित है। पूर्व मीमांसा, तो ये आपका सत्य है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, बाकी आपके ये गलत हो जाएंगे। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, नव्य न्याय संप्रदाय आचार्य गंगेश उपाध्याय, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है दो, एक सूची दूसरी सूची में मिलान करना है। चलिए तो पहले ऑप्शन में क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किससे संबंधित है? राजा खारवेल, गुप्त संवत का प्रवर्तक और धनवंतरी। ये आपके कौन से किससे संबंधित हैं बताना है। ठीक है, तो विक्रमादित्य किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त सेकेंड से संबंधित है, चंद्रगुप्त सेकेंड से। राजा खारवेल हाथी कुंपा लेख से संबंधित है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त फर्स्ट और धनवंतरी थे चिकित्सक, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन सही है? वराह मिहिर, क्षणपक, छपणक, वररुचि। वररुचि जो संबंधित है वैयाकरणज्ञ थे। ठीक है, व्याकरणज्ञ जो कहा जाता है वैयाकरण, वैयाकरण, ठीक है, ग्रामेरियन था। ठीक है, वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे, छपणक थे ज्योतिषी, और वररुच थे वैयाकरणज्ञ, और घटक परक थे कूटनीतिज्ञ। ये ध्यान रखना है ऑप्शन, ये ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन आपका असत्य है इसमें? जो जूनागढ़ अभिलेख है यही आपका असत्य है। ये रुद्र दामन फर्स्ट के टाइम पीरियड में जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। जूनागढ़ रुद्र दामन प्रथम, ठीक, रुद्र दामन प्रथम। मिलिंद पन्हो, मिनांडर, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त, और प्रियदर्शनी किससे संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी संबंधित है अशोक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अश्वघोष की रचना नहीं है? अश्वघोष की रचना कौन सी नहीं है? तो बृहत 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 कथा मंजरी अश्वघोष की रचना नहीं है। ये रचना क्षेमेंद्र द्वारा लिखी थी, क्षेमेंद्र, ठीक। और बुद्ध चरित्र, सार्यपुत्र प्रकरण और सौदरानंद, ये सभी अश्वघोष की रचनाएं हैं, अश्वघोष की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या है? गुप्त काल की जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत है। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धान, एक पुनरुद्धार जो हुआ गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, कुमारगुप्त ने। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध
आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ भी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक, वासुदेव। किसके कार्यकाल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो कुषाण कुषाण जो शासक था, कुषाण कार्यकाल, इसमें सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे सोने के। लीलावती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लीलावती भास्कराचार्य, इसके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी लीलावती की रचना। ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने लिखी थी। यह गणित गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गौतमी पुत्र, पढ़िए। गौतमी पुत्र सातकर्णी को किस प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया? तो नासिक, नासिक जो प्रशस्ति है उसमें अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया गौतमी सतकर्णी को। गौतमी सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। बेसनगर का अभिलेख संबंधित है, इससे संबंधित है, तो ये राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? प्रणय, प्रणय आपातकालीन कर था। कौन? आपातकालीन कर था प्रणय। और सीता क्या था? तो सीता था राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। प्रणय कहा जाता था आपातकालीन कर को, और हिरण्य कहा जाता था अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था, उसे हम हिरण्य कहते थे उस टाइम पीरियड में। और बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। चलिए अगला क्या था क्वेश्चन? अगला है कौन सही मौर्य काल की धाराएं, सॉरी मुद्राएं, मौर्यकालीन मुद्राएं। नाम एक तरफ धातु दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन सी सही है। तो मासक जो है नाम, वो तांबे की धारा थी। मासक तांबे की मुद्रा थी मौर्यकालीन टाइम पीरियड में। पण चांदी की थी, निष्क सोने की थी, मासक तांबे की थी। ये ध्यान रखना है। सूची एक को सूची दो में मिलान करना है। लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष और नवाध्यक्ष, इनको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके देख लेंगे। लक्षणाध्यक्ष टकसाल को कहा जाता था, विभाग, संबंधित विभाग। टकसाल क्या था? तो सिक्के बनाता था, उसे टकसाल कहते हैं, टकसाल। पौतवाध्यक्ष माप तौल से संबंधित, पण्याध्यक्ष वाणिज्य से संबंधित, और नवाध्यक्ष जहाज से संबंधित। टकसाल का मतलब होता है मिंट, जहां सिक्के छापे जाते हैं। रुपए में, रुपए जो रुपए के सिक्के होते हैं, जहां उनके निर्माण होता है, छपाई होती है सिक्कों की, उसे हम मिंट कहते हैं। तो लक्षणा जो अध्यक्ष था वो टकसाल से संबंधित है, मिंट से, चीफ ऑफ मिंट। अशोककालीन प्रांत की जो राजधानियों में कौन सही सुमेलित है? तो आपका प्राची जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र की राजधानी थी, वो सही सुमेलित है। बाकी अशोककालीन जो प्रांत हैं, उत्तरापथ किससे संबंधित है? तक्षशिला से संबंधित है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी से संबंधित है। कलिंग प्रांत कोसली से संबंधित है। और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से संबंधित है। प्राची संबंधित है पाटलिपुत्र से। अशोक का पांचवा अभिलेख संबंधित है। अशोक का जो पांचवा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वह संबंधित है धर्म महामात्रों की नियुक्ति से। सातवें और आठवें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है, और तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। पहले अभिलेख में पशु बल की निंदा की गई है।
राजगद्दी पर बैठने का जो समय अशोक का कहाँ का राज्यपाल था? राजगद्दी पे जो बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 ईसा पूर्व में इसका वास्तविक जो राज्याभिषेक होता है वो होता है। अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्त स्थल में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यही आपका शाहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान से स्थल से संबंधित है। ये आपका शिलालेख संबंधित सही सुमेलित है, बाकी आपके ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सही क्या है? तो गिरनार किससे? जूनागढ़ गुजरात से संबंधित है। सोपारा कहाँ से है? तो थाने महाराष्ट्र से संबंधित है। मानसेहरा कहाँ से संबंधित? तो हजारा पाकिस्तान से। और साहबगढ़ी कहाँ से? तो पेशावर पाकिस्तान से संबंधित है। पेशावर पाकिस्तान से, पेशावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है? तो मानसेहरा अभिलेख है, उसकी लिपि है खरोष्ठी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अमराइक लिपि जो है, अरमाइक लिपि है। अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। साहब साहब शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा को जो लिपि है वो खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमित्र घात कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला, मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किसके दरबार आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आता है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कौन है, इसमें बताना है। तो महाभाष्य पतंजलि से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। बाकी आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मुद्रा राज से संबंधित है विशाख दत्त से। व्रत बृहत कथा मंजरी किससे संबंधित है? हेमेंद्र से, क्षेमेंद्र से। और कथा सरित सागर किससे संबंधित है? सोमदेव से। और महाभाष्य संबंधित है पतंजलि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उनके आगमन अनुसार सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। फाहियान, इसिंग, मेगस्थनीज और हेनसांग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। मेगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। फाहियान आता है चंद्रगुप्त सेकेंड के। हेनसांग आता है हर्षवर्धन के। और इसिंग आता है 7वीं सदी में। ठीक है, ध्यान रखना है। विष्णुगुप्त का किसका नाम था? तो विष्णुगुप्त था नाम चाणक्य का। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। दो सूची गई है, मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगति और तृतीय और चतुर्थ। मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। द्वितीय होती है कालाशोक के। तृतीय होती है अशोक के। और चतुर्थ होती है कनिष्क के। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, शासनकाल में। शासनकाल में। द्वितीय होती है कालाशोक के शासनकाल में। चतुर्थ होती है आपकी कनिष्क के। और तृतीय होती है आपकी अशोक के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है? जो वार्ता होती है बौद्ध मत पर, किसमें मिलता है? तो मिलिंद पन्हों में मिलता है। मिलिंद पन्हों। मिलिंद पन्हों क्या है? तो इससे ईसा का प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय नवजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। विनय पिटक क्या है? तो विनय पिटक है आपका बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुणियों
के अनुशासन संबंधी जो नियम है वो विनय पिटक में वर्णित है, विनय पिटक में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विनय पिटक की रचना उपाल ने की थी। इनमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध की जो संघ कार्यपालिका प्रणाली है की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लिखित है, इसी ग्रंथ में मिलती है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ये बुद्ध धर्म के बुद्ध के हैं, बुद्ध के हैं, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ बुद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही है? एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी है। कौन सा सही बताया गया है? तो अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतना है, अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली है, ठीक है, इसका पोटली भी कहते हैं। बाकी मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी? मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, विराटनगर। चेद की राजधानी सोक्तिवती है या सोक्तिमती भी कहते हैं इसको। कंबोज की राजधानी हाटक है, तो ये आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सही है? जैन तीर्थंकर एक तरफ, उनका प्रतीक अरष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव, ऋषभदेव। सही क्या है आपका? ऋषभदेव सांड इनका प्रतीक था, ये आपका सत्य है, बाकी आपके सभी असत्य हैं। 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, उनका जो प्रतीक था शंख। 23वें पार्श्वनाथ हुए, उनका प्रतीक था सर्प। अजीतनाथ दूसरे थे, उनका प्रतीक था हाथी। सबसे पहले ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक था सांड, उनका प्रतीक था सांड। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जन्म, प्रथम प्रवचन, निधन और ज्ञान प्राप्ति, निधन और ज्ञान प्राप्ति। निधन इनका कहाँ होता है? ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? जन्म इनका कहाँ होता है? तो जन्म होता है इनका लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। प्रथम प्रवचन कहाँ होता है? तो सारनाथ में होता है। निधन कहाँ होता है? निधन होता है कुशीनगर में। ज्ञान प्राप्ति होती है बोधगया में। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सुमेलित क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ है। ऋग्वेद का है ऐतरेय, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का है शतपथ। ध्यान रखना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं और एक तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं। सदानीरा किसका प्राचीन नाम था? इसमें बताना है सही सुमेलित क्या है। बितिस्ता, बितिस्ता ब्यास नदी का प्राचीन नाम था, बितिस्ता है बिल्कुल सही है। बाकी हम लोग देखेंगे। प्राचीन नाम सदानीरा किसका था? तो गंडक नदी है, उसका प्राचीन नाम सदानीरा था। बितिस्ता झेलम का, बितिस्ता झेलम का था। बितिस्ता, एक मिनट, यहाँ पे बितिस्ता ब्यास का हो गया है, लेकिन बितिस्ता झेलम का था। ठीक है, तो यहाँ पे बितस्ता ब्यास नहीं है, झेलम है, ठीक, झेलम है। विपाशा व्यास है, क्या है? विपाशा व्यास है विपाशा व्यास है। और अस्किनी चिनाब है, अस्किनी चिनाब है, ये ध्यान रखने। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है ऑप्शन में, तो ये गलत है ऑप्शन, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। तो वीडियो आपकी जो टेस्ट सीरीज दूसरी थी हिस्ट्री की, वो हमारी कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक, हिस्ट्री की 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली टेस्ट सीरीज हमारी आएगी दूसरी सब्जेक्ट की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने की और आपको आपका सहयोग करने की।
ठीक है, थैंक यू सो मच, और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा।